Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 26 है आज हमारा और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोमेंट ऑफ अ कपल. फिजिक्स में कपल का कॉन्सेप्ट क्या है और ये बेसिकली होता क्या है, डेली लाइफ में इसको हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ये सब कुछ और इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन से. लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि कपल होता क्या है. जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस मिलती हैं, दो फोर्सेस जो है उसके ऊपर एक्ट करती हैं और उससे जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसको बेसिकली हम कपल कहते हैं. ठीक है, अगर आप कपल को ऐसे भी एक इंडिविजुअल एक वर्ड भी उठा के देखें तो इसका मतलब होता है पेयर. तो यहाँ पर क्योंकि फिजिक्स में हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो ये दो फोर्सेस का पेयर है. ठीक है, दो फोर्सेस. अब वो फोर्सेस कैसी फोर्सेस होंगी, बेसिकली वो दो फोर्सेस आपके पास पैरेलल होंगी. ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. मतलब वो लेंथ वाइज जो है वो बिल्कुल जो है वो उनका मैग्नीट्यूड की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल सेम होगी. लेकिन सिर्फ एक उसमें जो चेंज होगा वो ये होगा कि वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन की होंगी और वो जो है वो एक डिस्टेंस और दोनों जो फोर्सेस है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग होंगी. ठीक है, सो क्या था कपल. कपल ये है कि आपके पास दो फोर्सेस होंगी, पेयर ऑफ फोर्स है. ठीक है, जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है और वो बॉडी जो है वो रोटेशन मोशन जो है वो अटेन कर लेती है. उस तरह की फोर्सेस को हम कपल कहते हैं. उस मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ कपल. ठीक है, लेकिन अब कपल क्या है इसको प्रॉपर देख लेते हैं. कपल इज डिफाइंड एज ए टू पैरेलल फोर्सेस. ठीक है, दो पैरेलल फोर्सेस होंगी. ठीक है, दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी. ठीक है, और वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से एक खास जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. एक दूसरे से सेपरेट होंगी, अलग होंगी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर. ठीक है, सो बात समझ आ गई होगी. दो फोर्सेस जो पैरेलल होंगी, सेम मैग्नीट्यूड रखे होगा उनका, सेम उनकी लेंथ होगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और वो दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होंगे. दैट इज नथिंग बट इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ कपल. सो अब देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है. ठीक है, अगर आप रोटेशन की बात करते हैं ना तो रोटेशन तो आपको रोटेशन से तो एक वर्ड और भी आपको याद आ रहा होगा, टॉर्क. टॉर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल सही बात है. टॉर्क जो है वो बेसिकली जो है वो किसी बॉडी के ऊपर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, वहाँ कपल का कॉन्सेप्ट नहीं था. वहाँ भी आपके पास रोटेशन हो रही होती है, कपल में भी रोटेशन हो रही होती है. लेकिन फर्क ये होता है कि उस जो टॉर्क होती है उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स होती है जबकि कपल के ऊपर जो है वो पेयर ऑफ फोर्सेस होता है. ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर एक्ट हो रही होती है. ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही होती है. वाइल जो हमारे पास टॉर्क होता है उसके ऊपर आपके पास एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है. ठीक है, टॉर्क में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंगल फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है. सो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों का मकसद जो है वो रोटेशन ही है. लेकिन क्योंकि दो फोर्सेस से जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कपल में आ जाती है और सिंगल फोर्स से जो हो रही होती है वो जो है वो हमारे पास टॉर्क में आ जाती है. ठीक है, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड, ये बात याद रखेंगे. अच्छा, दूसरा आ जाता है, हम इसके यूनिट के ऊपर आ जाएंगे. सो यूनिट क्या है, दैट्स अ यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ अ कपल इज न्यूटन मीटर. उसका भी सेम न्यूटन मीटर ही है. कपल ऑफ मूवमेंट का जो हमारे पास है यूनिट वो है न्यूटन मीटर और इस बिल्कुल सेम उसी तरह लाइक एज टॉर्क. जो टॉर्क का यूनिट था न्यूटन मीटर, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो न्यूटन मीटर जो है वो इसका भी यूनिट है. ठीक है, अच्छा, अब डेली लाइफ में इसको हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ज़रा एक इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं. एग्जाम्स में अगर ये टॉपिक आता है तो एक दो आप एग्जाम्पल लिखें, ये सारी ना लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है. जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, याद हो सके, वो आप कर लीजिएगा. पहली एग्जांपल है, वी यूज अवर हैंड टू फोर्स द हैंडल व्हेन टर्निंग अ मूविंग बाइसाइकिल. अब आपने देखा होगा, आप साइकिल चला रहे होते हैं. ठीक है, साइकिल आप चला रहे होते हैं और आप क्या करते हैं, उसी दौरान आप क्या करते हैं, टर्न लेते हैं. ठीक है, किसी तरीके तरफ जो है वो टर्न लेते हैं तो आपको जो वो साइकिल का आगे वाला पार्ट होगा, ठीक है, जिसे आपने दोनों हैंडल्स को पकड़ा हुआ होता है, तो वो देखें आप टर्न ले रहे होते हैं. एक आपका हाथ आगे की तरफ होता है, एक आपका हाथ पीछे की तरफ होता है. तो बेसिकली वहाँ भी कपल हो रहा है ना, दो फोर्सेज थी, दो फोर्स हो रही है. एक आपका हाथ आगे की तरफ है, ठीक है, एक साइकिल का पहला वाला हैंडल जो है वो आगे की तरफ है, दूसरा हाथ आपके पीछे की तरफ है. तो यहाँ भी तो दो फोर्सेज ही हैं, दो फोर्सेज हैं, दोनों पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन
डायरेक्शन देखें, इसकी भी ऑपोजिट है, इसकी भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक परपेंडिकुलर, दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल बना रही है, ये भी 90 का एंगल बना रही है। तो यहाँ भी हम कपल के कॉन्सेप्ट को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है, वेन एवर वी ओपन एंड क्लोज द टैप स्पाउट। जब आप देखते हैं वो आपके घर में जो टैप होता है, जो नलका बेसिकली होता है, जब आप उसको ओपन कर रहे होते हैं या आप उसको बंद कर रहे होते हैं या आप उसे खोल रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी फिंगर जो होती हैं वो देखें इस तरीके से होती हैं, या आपने नलके को पकड़ा, आपकी फिंगर्स आगे, आपकी फिंगर्स पीछे की तरफ, आपका जो थम है, ठीक है, वो आगे की तरफ होता है। तो इसी तरीके से दो फोर्सेस लग रही होती हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और पेयर ऑफ फोर्स वहां भी आप फील कर रहे होते हो कपल का कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि अ पेयर ऑफ फोर्सेस इज परफॉर्म्ड विद द फिंगर्स टू ओपन एंड क्लोज द कैप ऑफ द बॉटल। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब हम बॉटल के ढक्कन को ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास उधर भी कपल जो है वो आपको वहां भी कपल की एप्लीकेशन हम वहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा ये, व्हेन द पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स आर रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाइल होल्डिंग द पेंसिल बिटवीन देम, द पेंसिल बिगिंस टू रोटेट। अब यहाँ तो बहुत ही मजे की एग्जांपल है, और वो ये है कि आपने देखा होगा जब हम पेंसिल को पेंसिल को जो हम दोनों हाथों में पकड़ते हैं, ठीक है, दरमियान में पकड़ते हैं हथेली के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब हम पेंसिल को दोनों हाथों को रोटेट करते हैं तो पहला हाथ आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ होता है, ठीक है, और पेंसिल क्या करती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह बच्चों की एक सिंपल सी गेम भी है, ठीक है, वो हाथों में पेंसिल को लेकर रोटेट कर रहे होते हैं, तो वहां भी दो फोर्सेज होती है ना, एक हाथ आपका आगे की तरफ होता है, एक हाथ पीछे की तरफ होता है, इसी वजह से पेंसिल जो है वो रोटेट करती है, और वहां भी कपल का कॉन्सेप्ट जो है हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ अ कपल, कि हम उसको कहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं एक्सप्लेनेशन थ्रू मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आप इस फिगर को देख लें। यह हमने गाड़ी का एक स्टीयरिंग व्हील जो है वो ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपकी बुक में जैसा फिगर था उसी तरह ड्रॉ किया। कुछ चेंजेस मैंने बीच में किया ताकि समझ आ जाए। अब मैंने जो है वो स्टीयरिंग व्हील को जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपका एक हैंड जो है वो इस साइड पे आपने रखा होता है, दूसरा हाथ जो है आपने इस साइड पे रखा होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, जब आपने टर्न लेना होता है तो आप यूं उसको रोटेट करते हो, ठीक है। तो ये वाला हाथ आपका नीचे हो जाता है, ये वाला ऊपर हो जाता है, तो दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक फोर्स को मैंने कहा FA, जो कि एफ के इक्वल है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखें जब यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हाथ नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, और ये हाथ आपका ऊपर की तरफ होता है। तो इसको मैंने FA कहा है क्योंकि नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी फोर्स लग रही है, तो ये -F है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये -F क्यों है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी फोर्स जो आपका हाथ ऊपर की तरफ, उसको FB फोर्स का है, वो भी F के इक्वल है। अच्छा, दोनों फोर्सेस को F का नेम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, वो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब वो लेंथ या क्वांटिटी वाइज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो F है, यहाँ पर भी F है, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिसके अलॉन्ग फोर्स लग रही होती है उसको बेसिकली हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं कि ये हमारे पास ये दूसरी, इस लाइन को जो मैंने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये भी मेरे पास बन गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हम आ जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देखें, दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस मैंने ली, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम बता दी, ठीक है। उन दोनों की डायरेक्शन भी मैंने शो कर दी, एक डाउनवर्ड में थी, नेगेटिव आ गई, एक जो है वो अपवर्ड थी, तो वो पॉजिटिव आ गई। डेफिनेशन की पहली रिक्वायरमेंट के दो फोर्सेस थी, मैंने ले ली, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम जो था वो मैंने सेम रखा, उनकी डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट रखी। ये डेफिनेशन की जो यहाँ तक रिक्वायरमेंट थी उसको भी फुलफिल कर दिया, ठीक है। ये दोनों एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, उसको कैसे शो करना है देखें। अब ये आपका जो स्टीयरिंग व्हील होता है इसके दरमियान का जो ये पॉइंट है, इसको मैंने ऑरिजिन कंसिडर किया, जिधर मैंने O भी लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि दो फोर्सेज हैं, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, उसको कैसे शो करना है, यहाँ से लेकर इन दोनों स्टीयरिंग, इस ओरिजिन से लेकर इस वाली फोर्स से लेकर इस वाली फोर्स तक, ठीक है, यहाँ मतलब इन दोनों के दरमियान ये जो हैंडल्स होते हैं ना स्टीयरिंग व्हील के, यहाँ पर जो इस तरह 3 इस तरह से बने होते हैं, मैं आपको बता भी सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये पूरा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास R है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, R है, ठीक हो गया। ये टोटल डिस्टेंस R हो गया। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो है
ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आर हो गया। अब मैंने इस ओरिजिन से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ किया, ठीक है। इस एक्सिस, इस ओरिजिन के अराउंड ही तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये रोटेट करता है ना, ठीक है। अब क्या होगा जी कि यहाँ पर मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर लिया। अब ये पूरा आर था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आर होगा, आर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो है वो एफ है, और इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसको हम मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर भी इसको बोलते हैं और इसको हम मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आर पोजीशन वेक्टर भी है और मूवमेंट आर्म भी है, ठीक है। मूवमेंट आर्म क्या होता है, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर वो पॉइंट जहां तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। अब इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों को देखें, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ गए, तो डेफिनेशन की ये रिक्वायरमेंट भी मैंने पूरी कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस लाइन को देख, उसको वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए होगा, जो कि हमारे पास एफ ए फोर्स है, तो उसका जो मूवमेंट आर्म या पोजिशन वैक्टर है वो आर ए होगी, ठीक है। जरा डायग्राम को गौर से देख लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो है वो डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए कि इमेजिन दैट यू आर ड्राइविंग अ कार विद बोथ हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड यू आर मेकिंग अ टर्न. One hand will push up the wheel while the other hand pulls down, which causing the steering wheel to rotate as shown in the figure. The movement produced by a couple is called couple arm, ठीक है। दो फोर्सेस थी, इमेजिन कर लें आप गाड़ी में बैठे और आपने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ है, ठीक है। आपका एक हैंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा हैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन दोनों के जब ये अपवर्ड जाता है, ये एक मतलब एक जो फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ जाती है, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड की तरफ जाती है, ठीक है। आपका एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है, तभी तो ये व्हील रोटेट करता है ना। अगर आप इस इधर से भी पकड़ लें स्टीयरिंग व्हील को, इधर से भी पकड़ लें, तो ये तो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बल्कि उसी जगह में ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये एक जो है वो आपका स्टीयरिंग, एक जो आपका हाथ है वो ऊपर होगा, एक हाथ नीचे होगा, तब भी तो आपकी रोटेशन होगी ना। ये देखें, ये इस तरह था, आपने इसको इस तरह लेकर आए, ठीक है। ये इस तरह ऊपर की तरफ इधर जाएगा, ठीक है, और ये फिर ये इस तरह नीचे की तरफ आएगा, तभी तो आपके पास जो है वो रोटेशन कॉज होगी। और ये जो रोटेशन कॉज हो रही होती है, ये बेसिकली इन दो फोर्सेस की वजह से हो रही होती है। इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अब दो फोर्सेस आ गई तो कपल आ गए, तो कपल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कपल मूवमेंट है। कपल की वजह से रोटेशन जो प्रोड्यूस हुई है उसको हम कपल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में हमने देखा हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक एफ थी और एक माइनस एफ थी। जो एफ थी वो हमारे पास एफ बी थी, ठीक है। एफ जो थी वो हमारे पास एफ बी थी, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू एफ और एफ ए इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो फोर्सेस लिखी, उसके अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दो फोर्सेस थी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी। तो दो फोर्सेस थी, एफ और माइनस एफ, मैग्नीट्यूड वाइज सेम थी और डायरेक्शन वाइज डिफरेंट, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस ली, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गई, ठीक हो गया। ये पॉइंट भी दोनों का डायरेक्शन चेंज थी, तो ये एफ है और ये माइनस एफ है। अब डायरेक्ट उससे हमने देखा डायग्राम से कि एफ बी जो था वो एफ के इक्वल था, तो इसके नीचे एफ बी लिख लिया। ये माइनस एफ जो है वो एफ ए के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे एफ ए लिख लिया। अब हमने इसमें क्योंकि कपल रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन में तो टॉर्क भी आ जाती है, जो कि वो ऑब्जेक्ट जो वो वाले ऑब्जेक्ट जो अपनी जो है वो एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास टॉर्क है। तो यहाँ पर भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ जो ये पोर्शन है, बेसिकली आपके पास ये जो बेसिकली आपके पास ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो आपके पास आ रहा है, ये इसमें ये जो एफ बी की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है इस पोर्शन पे, और एफ ए की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है इस पोर्शन में, उसको हमने फाइंड करना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब हमने टोटल टॉर्क फाइंड करनी है जो कि एफ ए और एफ बी की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो टोटल टॉर्क के लिए मैं क्या करूँगी, टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, इक्वेशन स्टार कह दें, ठीक है इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने सबसे पहले एफ ए फाइंड करना है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी एफ ए पर, ठीक है। फोर्स ए, जो फोर्स ए अप्लाई की थी उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी, वो फाइंड करनी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर ए एफ ए, क्योंकि आर ए और एफ ए पे करना है, ठीक है। एफ ए था ना फोर्स, तो उसका जो मोमेंट आर्म होगा वो आर ए होगा। तो एफ ए इक्वल हमारे पास किसके था, माइनस एफ के, तो यहाँ पर मैंने पुट कर लिया माइनस एफ, और जब मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आर ए एफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब एफ बी पे चेक करना है, एफ बी फाइंड करना है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी ड्यू टू एफ बी वो हमने फाइंड करनी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर बी क्रॉस आर बी क्रॉस आर एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो
यहाँ पर ये आ जाएगा। अब एफ बी जो था वो हमारे पास इक्वल था एफ के, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क इज इक्वल टू आर बी एफ, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन स्टार, ये जो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने उठाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। ये जो मेरे पास इक्वेशन थी टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, तो ये मैंने टी इज इक्वल टू आर ए प्लस एफ टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। तो एफ ए की क्या वैल्यू थी, ठीक है, ये एफ ए जो मैंने फाइंड किया था उसकी वैल्यू मेरे पास माइनस आर ए एफ आ गई थी, तो माइनस आर ए एफ लिख लिया, प्लस एफ टू की एफ बी की क्या वैल्यू थी, वो मेरे पास थी एफ आर बी एफ। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ज़रा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि मुझे आसानी हो सॉल्व करने में, तो मैंने क्या किया, फॉर सिंप्लिसिटी वी चेंज देयर डायरेक्शन, हम सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देंगे इस इक्वेशन में। तो टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने आर बी एफ को पहले लिख लिया क्योंकि प्लस वाली टर्म थी, पहले लिख ली, इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और प्लस उसी तरह बीच में आएगा, और माइनस आर ए एफ, तो माइनस आर ए एफ उसी तरह लिख लिया। अब दोनों के पास आप देखें एफ कॉमन है, तो मैंने एफ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा आर बी प्लस उसी तरह माइनस आर ए जो है वो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है ये जो माइनस है ना, ये इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए नहीं, जो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन शो करने के लिए जो माइनस साइन होता है ना, वो हमेशा एज इट इज रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वो ऐड या प्लस या वो सब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ मैंने लिखा भी है माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, इट कैन नेवर एवर बी कैंसल ईच अदर। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग एफ एज अ कॉमन के बाद मैंने क्या किया, ये इसी तरह लिख लिया। उसके बाद आर बी प्लस आर ए डायग्राम से मैं अगर आपको दोबारा से इंडिकेट कर लूँ, तो ये आर बी, ये जो आर बी था और आर ए था, ये तो मैंने जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ किया तो मैंने दो डिस्टेंस ले लिए, मूवमेंट आर्म ले ली। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट तो जो था वो तो आर ही था ना, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी जगह आर ले लिया। यहाँ मैं जब पुट करूँगी तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल की इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मूवमेंट आर्म भी इंक्लूड है और हमारे पास वो भी फोर्स भी इंक्लूड है। ठीक है, सो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ अ कपल जो कि हमारे पास सिंपली टॉर्क है। ठीक है, लेकिन क्योंकि दो फोर्सेस की वजह से यहाँ पर जो है वो दो फोर्सेस की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको मोमेंट ऑफ अ कपल कहते हैं, दो फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ अ मोमेंट ऑफ कपल हमने देखना होगा, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल आप राइट हैंड रूल के से जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द कपल मूवमेंट आर डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। In all cases, torque will act perpendicular to the plane containing these forces। ठीक है, हर जो डायरेक्शन आपने टॉर्क की फाइंड करनी होगी तो आप कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, हमेशा अपवर्ड होगा। ठीक है, ये देखें परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आर ये है ना, तो आपने क्या करना है, अपने आर के ऊपर अपने हैंड को रखना है और यहाँ से आपने देखें ये आपका हाथ है ना, बिल्कुल उस तरह फिर मुझे शो नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैं आपको कर देती हूँ। चले, ये आपका आर है, आर के ऊपर आपने हाथ रखना है और यूं से रोटेट करना है, तो जो थंब होगा ना ये आपका, ये बेसिकली आपको शो क्या करेगा कि ये आपकी जो टॉर्क की डायरेक्शन है। ठीक है, ये आउटवर्ड थंब जो है ये आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास डायरेक्शन थी टॉर्क की, टॉर्क हमेशा आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कपल। अब एक मज़े की चीज़ इसमें यह था कि आपकी बुक में लिखा हुआ था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है कपल का, ठीक है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो क्यों ज़ीरो होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इन केस ऑफ अ कपल इज़ ज़ीरो बिकॉज दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डैट इज़ एफ प्लस माइनस एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने ये कहा ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स थी कपल की वो इन केस ऑफ कपल जो है वो ज़ीरो होती है। मतलब कपल के केस में अगर आप टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हो ना, तो वो हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों एफ और एफ हैं। ठीक है, और साथ उनकी डायरेक्शन चेंज है, तो देखो दोनों एफ है और साथ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और जीरो आ जाता है। लेकिन फिर इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि फिर एक बॉडी के ऊपर जो है रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स ही जीरो है, तो वो फिर रोटेट कैसे कर रहा है? क्योंकि इसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। द रिजल्टेंट ऑफ अ कपल फोर्स इज जीरो। जो फोर्सेस थी, जो दोनों फोर्सेस थी, उन दोनों को, वो दोनों जीरो थी ना, उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो था ना,
कपल का रिजल्टेंट तो ज़ीरो नहीं है ना, इसका मतलब ये कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। एंड दिस एंगुलर मोशन इज़ बिकॉज ऑफ टार्क। अब दो फोर्सेस लग रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं एक दूसरे को, वो अब एक दूसरे की जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको तो वो ज़ीरो है, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो एक एक्सिस के अराउंड मूव करे तो उसमें तो रोटेशन तो आएगी ना, तो रोटेशन ज़रूर होगी कपल में, ठीक है, वो जो है हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती। बात समझ आ गई होगी। रिजल्टेंट अगर कपल फोर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो भी है तो इसका मतलब उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। कपल का जो एंगुलर मोशन है वो तो ज़ीरो नहीं हो ना, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कपल की, वो हमारे पास ज़ीरो होती है। लेकिन कपल का जो अपना रिजल्टेंट है, ठीक है, जब दो फोर्सेस हैं वो दोनों जो है वो अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उनकी नेट फोर्स निकालते हैं तो हमारे पास ज़ीरो होती है। लेकिन क्योंकि कपल का अपना ही काम जो है वो रोटेशन को प्रोड्यूस करना है, और रोटेशन है एंगुलर मोशन है, ठीक है, तो ये उसका काम है रोटेशन को जो है वो एंगुलर मोशन को जो है वो प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ अ कपल को पढ़ा, ठीक है, डिटेल के साथ डिस्कस किया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इस लेक्चर के नोट्स आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं अपलोड करूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।